हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे ही होंगे। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम आप लोगों के लिए कुछ 60 प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं जो इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको क्लास 9th और 11th में भी मिलेंगे। लेकिन कक्षा 12 और 10 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट 60 प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए प्रत्येक प्रश्न का हम लोग उत्तर जानना स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि द्विनाम पद्धति को किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो द्विनाम पद्धति को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक हैं कैरोलस लीनियस। अगला प्रश्न जानते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए का पूरा नाम बताइए। तो डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला प्रश्न जानते हैं कौन सा है। तो अगला प्रश्न है मनुष्य का तथा मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। तो मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है और मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। अगला प्रश्न कौन सा है आइए जानते हैं। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का सिक्रीशन हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए MIC गैस यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। इसी गैस का स्राव हुआ था। अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है किन्हीं दो पेस्टिसाइड का नाम लिखिए। तो दो पेस्टिसाइड आपके DDT और BHC हैं। तो BHC आपका है बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि DDT और BHC आपके लिए दो पेस्टिसाइड्स हैं जो पेस्ट को किल करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, मीथेन जिम्मेदार है, नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है और CFC जिम्मेदार यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन कौन सी गैस जिम्मेदार हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जो अगली गैस है वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है? जंतु या जीव के क्रमानुसार खाने की प्रक्रिया को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी कि जीव क्या करता है इसमें क्रम से खाता है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को टिड्डी ने खाया, टिड्डी को मेढक ने खाया, मेढक को सर्प ने खाया और सर्प को बाज ने खाया। तो ये खाने का एक क्रम है। इस क्रम को ही हम लोग खाद्य श्रृंखला बोलते हैं और खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो संरचना बन के तैयार होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं खाद्य जाल। तो ये हुआ खाद्य जाल। अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? अस्थि यानी कि हड्डी किस प्रकार का ऊतक है? तो अस्थि आपका संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। अगला प्रश्न मनुष्य में दंत सूत्र लिखिए। तो मनुष्य में दंत सूत्र होता क्या है कि मनुष्य में 21-23/21-23 गुणे 2 बराबर 32 ये मनुष्य का क्या होता है? ये मनुष्य का होता है दंत सूत्र। यानी कि और मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत आपके 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और प्राचवर्णक। ये मनुष्य के दांतों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न कौन सा है। जल तथा वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। तो जल में घुलनशील विटामिन आपके दो हैं B और C और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका है कीड़ा। कीड़ा का मतलब विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। ये आपके कौन से विटामिन हैं? ये आपके विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका पाचन की परिभाषा बताइए। तो पाचन की परिभाषा क्या होती है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलना ही पाचन कहलाता है। तो ये आपकी हुई पाचन की परिभाषा। अगला प्रश्न है ATP तथा ADP का पूरा नाम बताइए। तो ATP का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफास्फेट होता है और ADP का पूरा नाम एडेनोसिन डाइफास्फेट होता है। अगला प्रश्न मनुष्य में रक्त की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? और रक्त समूह में सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो मनुष्य में रक्त की खोज कार्ल लैंड स्टीनर वैज्ञानिक ने की थी और मनुष्य के रक्त समूह में
ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसको सर्वदाता कहते हैं और AB को सर्वग्राही कहते हैं। अगला प्रश्न, किस अंग को रुधिर बैंक कहा जाता है? मनुष्य की बॉडी में किस अंग को रुधिर बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को रुधिर बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिक उत्पादित करता है। तो उस जीवाणु का नाम है बैसिलस थूरियंसिस जो कि बीटी टॉक्सिक उत्पादित करता है। अगला प्रश्न, प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मिड आपके बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में, जीवाणु में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पी से पॉलीमरेज, सी से चेन और आर से रिएक्शन, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये पीसीआर का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, डीएनए को काटने तथा डीएनए को जोड़ने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है और डीएनए को पुनः जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य बैक्टीरिया कौन सा है? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला जो सामान्य बैक्टीरिया है वो है ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, धमनी और सिरा में कोई एक अंतर बताइए। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में क्या होता है, हृदय से रक्त पूरी बॉडी में जाता है और सिरा में पूरी बॉडी से रक्त हृदय की ओर आता है, हार्ट की तरफ आता है। तो ये हुआ अंतर। अब हम लोग बात करेंगे अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो है मस्तिष्क के प्रकार। मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? तो मस्तिष्क आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला मस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्या है? मध्य मस्तिष्क। और तीसरा क्या है? पश्च मस्तिष्क। तो ये हुए मस्तिष्क के प्रकार। अगला प्रश्न है, हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो हार्मोन्स की एक लाइन में सिंपल सी परिभाषा है कि अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले तरल को हार्मोन्स कहते हैं। तो ये हुआ आपका हार्मोन्स की परिभाषा। अगला प्रश्न, पादप हार्मोन्स किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम बताइए। तो पादप हार्मोन्स कौन कौन से हैं? आपके पादप हार्मोन्स हैं जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। ये आपके क्या हैं? पादप हार्मोन्स हैं। अगला प्रश्न है, युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो युग्मक जनन में होता क्या है कि युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। और युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य की बॉडी के जननांग भाग में युग्मक का निर्माण होता है। तो मनुष्य की बॉडी में जननांग भागों में युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक जनन के 2 भाग होते हैं, शुक्र जनन और अंड जनन। शुक्र जनन यानी कि शुक्राणु का निर्माण, अंड जनन यानी कि अंडाणु का निर्माण। तो शुक्राणु जनन के अंतर्गत शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। तो ये हुआ आपका युग्मक जनन, शुक्र जनन और अंड जनन। अगला प्रश्न, अपरा किसे कहते हैं? तो स्तनी जंतुओं में भ्रूण माता के जिस संरचना से जुड़ा होता है, यानी स्तनी जंतुओं में भ्रूण माता की जिस संरचना से जुड़ा होता है उसे हम लोग अपरा कहते हैं। और अपरा के माध्यम से ही भ्रूण को सारे पोषक तत्व मिलते हैं। श्वसन की क्रिया भी होती, उत्सर्जन की क्रिया भी होती, पाचन की क्रिया भी होती। ये सारी क्रियाएं उस संरचना के द्वारा होती हैं जो माता से भ्रूण में जुड़ी होती है। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक पशुधन किन 2 देशों में होता है? तो विश्व के 2 देश कौन कौन से जिसमें पशुधन ज़्यादा होता है? एक तो भारत हो गया और दूसरा आपका चीन हो गया। आइए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की किन्हीं 2 उन्नत किस्मों के नाम बताइए। तो गेहूं की 2 उन्नत किस्म कौन कौन से हैं? पहली जो किस्म है वो कल्याण सोना है और दूसरी है सोनारा 64। ये 2 उन्नत किस्में हैं और सरबती सोनारा है। तो ढेर सारी गेहूं की किस्में पाई जाती हैं, लेकिन आपको 2 बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक तो आपको बताई गई है कल्याण सोना, दूसरा आपको बताया गया सोनारा 64। ये गेहूं की उन्नत किस्में हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम बताइए। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है और एड्स को ये एक प्रकार की बीमारी है, रोग है। इसको फैलाने का काम कौन सा विषाणु करता है, वायरस करता है? तो HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा, यानी HIV वायरस के द्वारा ही एड्स रोग होता है। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है?
तो अगला प्रश्न है, लिंग वंशागत गुणसूत्रवाद किसने प्रस्तुत किया? तो लिंग वंशागत गुणसूत्रवाद किसने प्रस्तुत किया था? इसको प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक आपके सटन तथा बोवेरी वैज्ञानिक ने लिंग वंशागति का गुणसूत्रवाद प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम को परिभाषित कीजिए। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसको आप 46 गुणसूत्र कह सकते हो। तो इस 23 जोड़ी गुणसूत्र में 21वीं जोड़ी का गुणसूत्र ट्राइसोमी हो जाता है, यानी कि गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है। तो ऐसे लोगों में डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ऐसे लोग मंगोली होते हैं, चेहरा बड़ा सा होता है, आंखें बाहर को निकली होती, मत्था बाहर को निकला होता है। तो जिनमें डाउन सिंड्रोम होता है उसमें ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। और डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं वो केवल 12 से 14 माह तक ही जीवित रह पाते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला सिंड्रोम जो आपका है वो है टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम इंटरमीडिएट के लिए इंपॉर्टेंट है ये सिंड्रोम्स। तो टर्नर सिंड्रोम होता क्या है? ये स्त्रियों में होता है। इसमें जो गुणसूत्र आपके 2 प्रकार के होते तो 23 जोड़ी हैं, लेकिन 2 प्रकार के होते हैं। 1 से लेके 22 जोड़ी तक गुणसूत्र आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके गुणसूत्र कहलाते हैं समजात गुणसूत्र। 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र आपका लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और जो लिंग गुणसूत्र होता है, यानी कि 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र होता है, अब इसमें क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम में जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होगा उसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी 46 के बजाय 45 बचते हैं। एक गुणसूत्र की कमी आ जाती है, और ये टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में ही होता है। तो जब एक गुणसूत्र की कमी होगी तो ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो बच्चों को जन्म कभी नहीं दे सकती, यानी कि नपुंसक स्त्रियां होती हैं। अगला प्रश्न, अगला सिंड्रोम कौन सा है? तो अगला सिंड्रोम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र यानी लिंग गुणसूत्र जो होता है, तो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र ट्राइसोमी होता है, 2 के बजाय 3 हो जाते हैं, जिससे गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, 46 के बजाय 47 हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में, बच्चों में आप कह सकते हो कि मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि आप एक प्रकार से उनको किन्नर कह सकते हो। तो ये लिंग गुणसूत्र यानी 23वीं जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी होने से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। अगला सिंड्रोम क्या है? अगला है आपका एडवर्ड सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो एडवर्ड सिंड्रोम में होता क्या कि 18वीं जोड़ी का गुणसूत्र ट्राइसोमी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है, और ऐसे बच्चे केवल 6 माह तक ही जीवित रह पाते हैं। अगला जो सिंड्रोम है वो है पटाऊ सिंड्रोम। तो पटाऊ सिंड्रोम में होता क्या है कि इसमें 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है। तो 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र जब 2 के बजाय 3 होगा तो होता क्या है कि इसमें गुणसूत्र की संख्या फिर बढ़ेंगे, यानी कि समजात गुणसूत्र 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र आपका समजात गुणसूत्र होगा, क्योंकि हमने बताया कि 1 से लेकर 22 जोड़ी तक गुणसूत्र आपके समजात गुणसूत्र होते हैं। तो 13वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है वो आपका क्या होता है? ट्राइसोमी हो जाता है, जिसके कारण कौन सा, यानी कि आप कह सकते हो कि पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। तो गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो केवल 6 माह तक ही जीवित रह पाते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? तो नाइट्रोजन क्षारक आपके 2 प्रकार के होते हैं, पिरिमिडीन और प्यूरीन। पिरिमिडीन आपका एडेनिन ग्वानिन हो गया, और प्यूरीन आपका हो गया थायमिन और साइटोसिन। तो ये आपके नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। अगला प्रश्न, ड्रोसोफिला में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्रों की संख्या होती है, और मनुष्य में 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला प्रश्न, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल आपके वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो जीन का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक आपके जोहानसन जी हैं। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, मानव शरीर में अवशेषी अंग किन्हीं 2 अवशेषी अंग के नाम लिखे। तो मानव शरीर में करीब 100 के करीब अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिसमें से 2 अवशेषी अंग आपको हम बताएंगे। पहला तो निमेषक पटल हो गया, और दूसरा हो गया कर्णपल्लों पर बाल। ये 2 अवशेषी अंग हैं जो बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय के रूप में पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो उत्परिवर्तनवाद हुइगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया, यानी कि प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, लैमार्कवाद की आलोचना करने वाले मुख्य वैज्ञानिक कौन हैं? तो लैमार्कवाद की आलोचना करने वाले मुख्य वैज्ञानिक कौन है? तो लैमार्कवाद की आलोचना करने वाले जो मुख्य वैज्ञानिक हैं वो हैं अगस्त बीजमान। अगस्त बीजमान नामक वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद की आलोचना की। अगला प्रश्न जो है वह है संयोजी कड़ी। किन्हीं 2-3 संयोजी कड़ी के बारे में बताइए।
तो संयोजी कड़ी की अगर हम बात करें तो संयोजी कड़ी एक वायरस हो गया। वायरस होता क्या है, ये किसके बीच की संयोजी कड़ी है, ये सजीव तथा निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी है। यानी कि वायरस में सजीव के और निर्जीव दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं वो, तो वायरस क्या हो गया, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी हो। तो वायरस क्या हो गया, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हो गया। अगला प्रश्न क्या है, और भी आपको संयोजी कड़ी बताना चाहेंगे। एक तो वायरस हो गया, दूसरा है आपका आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। फिर अगला है पेरिपेटस। पेरिपेटस को हम लोग एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं। युगलीना है, युगलीना को हम लोग पादप तथा जंतु के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। तो ये हुई आपकी संयोजक कड़ियाँ। अगला प्रश्न कौन सा है, यही जानते हैं। अगला प्रश्न है मानव किस गण का सदस्य है। तो मानव प्राइमेट्स गण का सदस्य है। मानव किस गण का सदस्य है, प्राइमेट्स गण का सदस्य है। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न है जैव विकास किसे कहते हैं। तो जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को, जो क्रम से जो परिवर्तन हो रहा है, तो जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। ये हुआ जैव विकास। अगला प्रश्न, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं वो संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे एड्स हो गया। असंक्रामक रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं वो असंक्रामक रोग कहलाते हैं। कैंसर कह सकते हो आप। अगला प्रश्न, किन्हीं दो आर्थिक महत्व वाले कीटों के नाम लिखिए तथा उनके जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। तो आर्थिक महत्व वाले कीट कौन कौन से हैं। एक तो आपको हो गया मधुमक्खी, ये भी आर्थिक महत्व का कीट है, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम आपका एपिस इंडिका है। दूसरा है रेशम का कीट, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम आपका बॉम्बिक्स मोराई है। तीसरा है आपका लाख का कीट, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम टाइकार्डिया लक्का है। तो ये हुए आपके आर्थिक महत्व वाले कीट। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। हरित क्रांति का जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक किसे कहते हैं। तो ऐसी बुक जिसमें विलुप्त होने वाली जातियों के बारे में लिखते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उस बुक को हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। अगला प्रश्न है WWF तथा IUCN का पूरा नाम बताइए। तो WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड फंड है तथा IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। तो ये हुआ IUCN का पूरा नाम और WWF का पूरा नाम। अगला प्रश्न कौन सा है, समजात तथा समरूप अंग के बारे में बताइए। तो समजात ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती परंतु कार्य भिन्न होते, उन्हें समजात अंग कहते हैं। और समरूप अंग किसे कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो परंतु कार्य समान हो, उन्हें हम लोग समरूप अंग कहते हैं। तो ये हुआ समजात और समरूप अंग। अगला है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किया था, जिसका आप कह सकते हो बोटेनिकल जो नेम है, वानस्पतिक नाम है, पाइसम सटिवम है। यानी मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम। अगला है वंशागत की इकाई क्या है। तो वंशागत की इकाई क्या है, जीन, और जीन के द्वारा ही DNA का निर्माण होता है। तो वंशागत की इकाई क्या है, जीन। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला है हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हीमोफीलिया रोग जिसको होता है उस व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता और रक्त लगातार बहता रहता है, इसलिए हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है पक्षियों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है। तो पक्षियों में दो प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, एक तो ZW और ZZ। ये दो प्रकार, इस टाइप के जो लिंग निर्धारण होते हैं वो पक्षियों में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है मानव रक्त का pH मान कितना होता है। तो मानव रक्त का pH मान कितना होता है, मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो ये थे आपके 60 यानी कि 60 प्रश्नों के उत्तर, और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, खासकर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो हमारी इस वीडियो को आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम आपको जीव विज्ञान की, चाहे वो कक्षा 9, 10, 11, 12, चाहे जिस क्लास की विषय की, जिस क्लास की जीव विज्ञान की बात हो, तो हम आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 इन सभी क्लास की जीव विज्ञान का नॉलेज आपको बराबर देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं शैलेंद्र सिंह आपको फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं और जीव विज्ञान की कुछ अच्छी बातें आपको आपके समक्ष फिर लेके आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।